तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 जो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज लेकर के चल रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 22। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम कवर करने वाले हैं बाल विकास यानी सीडीपी के टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट वर्ग 1 हो, एमपी टेट वर्ग 2 हो और एमपी टेट वर्ग 3 हो। तीनों परीक्षाओं में जो बार-बार प्रश्न रिपीट होते रहे हैं सीडीपी के, उन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। हालाँकि ये जो प्रश्न होंगे वो वन लाइनर फैक्ट के आधार पर होंगे, ठीक है? और जो डिटेल वाली वीडियो है वो हम अलग लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। समय आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है, 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो जल्दी से जल्दी जितने प्रश्न हम कवर कर सकें, उतने प्रश्नों को हमें कवर करना है। और इससे पहले ऑलरेडी हम 21 वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हमने सीडीपी ईवीएस, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। वो सारी वीडियो आप लोग देख लेना। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो जा रही हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 50 यानी 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपे ही मिलेंगे, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि सारी वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल दबा रहेगा तो आपके पास में सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचती रहेगी। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? जब भ्रूण गर्भावस्था जब शुरू होती है तो भ्रूण बनता है, जिसे हम एम्ब्रो कहते हैं। तो एम्ब्रो किसकी सहायता से मां से जुड़ा रहता है? सही आंसर आपका हो जाएगा अपरा, जिसे हम इंग्लिश में प्लेजेंटा कहते हैं। प्लेजेंटा आपने सुना भी होगा कई बार कि प्लेजेंटा के साथ में जो है मां के गर्भ से भ्रूण जुड़ा हुआ रहता है, और इसी प्लेजेंटा की मदद से भ्रूण को खाना पीना पानी वगैरह जो है वो सब इसी प्लेजेंटा की मदद से मिलता रहता है। तो यानी प्लेजेंटा अपरा की मदद से भ्रूण मां के शरीर से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो परिपक्वता और सीखना ये विकास के निर्धारक तत्व होते हैं। परिपक्वता का अर्थ है कि एक क्रम में चीज़ों को आगे बढ़ना। जैसे बच्चा पहले जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो मतलब बोलना शुरू करता है। कैसे वाला बोलना? कि जो स्वर बोलना शुरू करता है पहले, ठीक है? उसके बाद में वो रेंगना शुरू करता है, तो इसमें परिपक्वता आती जाती है, ठीक है? धीरे धीरे समय के साथ में उसमें परिपक्वता आती जाती है और वो चीज़ों को सीखता जाता है। तो विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? परिपक्वता और सीखना, ये दोनों विकास के निर्धारक तत्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, बाल विकास की प्रवृत्ति जो है वो कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी प्रकृति होती है। ये फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे आपसे पूछा गया है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी है, तो सीधे आपको आंसर लगाना है, विज्ञानमयी जो है वो बाल विकास की प्रकृति होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकारी करना किस तरह का कौशल के अंतर्गत आता है? तो जो चित्रकारी है वो स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। स्थूल क्रियात्मक कौशल ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को, अगर जिस भी व्यक्ति का या बालक का स्थूल क्रियात्मक कौशल अच्छा है, तो किसी भी चीज़ को अगर वो देख लेगा तो उसको चीज़ें लंबी समय तक याद रहेंगी और बार-बार उसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो चित्रकार होते हैं उनको, उनके अंदर जो है स्थूल क्रियात्मक कौशल ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चित्रकारी करना स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है? बालक के व्यक्तित्व का अगर आपको मापन करना है तो सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी मानी जाती है? प्रश्नावली विधि मानी जाती है। ये सीधे फैक्ट वाला प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर किसी भी बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं कोई नई चीज़, तो उसके सीखने के तंत्र को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें नई संकल्पना सिखाने के लिए, कोई नई चीज़ अगर आप उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो बच्चा कितनी चीज़ें सीख सकता है। पता चला आपने बहुत ज़्यादा उसको चीज़ें उसको दे दी सीखने के लिए, या बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया, वो कर ही नहीं पा रहा है, तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि उसके सीखने के तंत्र को समझना होगा कि कितनी स्पीड से वो चीज़ों को सीख सकता है। उसी आधार पर उसे नई संकल्पना सिखाई जा सकती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बाल अध्ययन का पितामह किसे माना जाता है? तो स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह माना जाता है। एमपीटेट वर्ग 2 में यह प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला देखिए, ये तो बार बार कई एग्जाम में पूछा गया है, किशोरा अवस्था कब से कब तक प्रारंभ होती है? तो 12 से लेकर के 18 साल की जो अवस्था होती है वो किशोरा अवस्था कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
बाल विकास कब संपन्न होता है? सीधा प्रश्न पूछा था कि बाल विकास कब संपन्न होता है? तो ध्यान रखना, जीवन पर्यंत बाल विकास चलता रहता है, कभी भी संपन्न नहीं होता है। विकास कभी भी संपन्न नहीं होता है, बच्चा हमेशा सीखता रहता है। वो अगर बड़ा हो जाता है, वो किशोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब तक बच्चा सीखता रहता है, ठीक है ना? तो बाल विकास कब संपन्न हो जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो ऑप्शन में दिया रहेगा जीवन पर्यंत चलता रहता है, या इनमें से कोई नहीं, या कभी समाप्त नहीं होता है। तो विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। ये 3 अवस्थाओं में बाल विकास को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? अगर कोई बालक है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कब होगा? तो खेल-कूद का जो मैदान होता है, वो सबसे ज़्यादा बालक को प्रभावित करता है। क्योंकि वो जब खेल कूदने जाता है, तो उसकी सामाजिक जो परिकल्पना होती है, सामाजिक सोचने की क्षमता होती है, वो यहाँ पर विकसित होती है। तो बाल विकास को सबसे ज़्यादा खेल-कूद का मैदान यहाँ पर प्रभावित करता है। यहाँ पर तरह-तरह के लोग मिलते हैं, तरह-तरह के उसके साथी बनते हैं। तो जिस तरह के साथी मिलते हैं, जिस तरह के लोग बनते हैं, उसी हिसाब से उसका विकास होता है। तो खेल-कूद का मैदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाल विकास में। अगला देखिए, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन-सी है? अगर आप किसी बालक को विज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम विधि अन्वेषण विधि को माना जाता है, और इसी अन्वेषण विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। देखिए, इसी को हम खोज विधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फैक्ट वाला प्रश्न है। फ्रायड महोदय को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। ये सारे प्रश्न एक बार आप अपने आँखों के सामने से गुजार लीजिए। फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले भी आपको एक बार इन सभी प्रश्नों को देख लेना है, जिससे कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न मिलें, तो आप आसानी के साथ में टिक लगा करके आगे निकल जाएँ, आपको और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगला देखिए, विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। बच्चे के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, वही विकास का अर्थ होता है। ये प्रश्न आपके एमपीटेट वर्ग 3 में पूछा जा चुका है। प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था, वहाँ से ये प्रश्न उठाया है। तो विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है। तो शैशवा अवस्था में रक्तचाप कम होता है, ठीक है? जो ब्लड आपका रक्तचाप जो होता है, वो आपका कम होता है, बीपी जो है वो कम होता है, लेकिन जो हृदय की गति होती है, वो हृदय की गति तेज होती है। तो ध्यान रखना, हृदय की गति तेज रहती है, और बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, वो आपका लो रहता है। दोनों में अंतर है। आप गलती से ऐसा मत लगा देना कि हृदय गति कम होती है। हृदय गति बच्चे की हमेशा अधिक होगी। अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, तो आप देखेंगे तो उसका जो धड़कन है, वो काफ़ी तेज गति से चलती रहती है, जबकि जो बीपी है, वो बहुत कम होता है। याद रखना है आपको। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, हकलाना किस दोष के अंतर्गत आता है? तो हकलाना जो है, वो भाषा दोष के अंतर्गत आता है। सीधा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय को बहुबुद्धि का सिद्धांत माना जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? हालाँकि इनमें से कुछ प्रश्नों को हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में करा चुके हैं डिटेल में, लेकिन क्योंकि ये बार-बार रिपीट होते हैं, तो वन लाइनर फैक्ट वाली जो वीडियो है, इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो जल्दी से आपको देखने में याद हो जाएँ, दिख जाएँ, जिससे आप जब एग्ज़ाम में वो प्रश्न आपको दिखें, तो आराम से आप उसे टिक लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, सूचना प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक छात्र जो शिक्षा एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, वो कैसा छात्र है? यानी जो शिक्षक और सहपाठियों दोनों से तर्क वितर्क करता है, वो कैसा छात्र माना जाता है? तो प्रतिभाशाली बालक उसको मानते हैं। यानी कि वो क्वेश्चन पूछता है, फिर उसका कोई जवाब देता है, कोई मतलब शिक्षक ने जवाब दिया, फिर उसमें भी वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसको अधिक जानकारी होती है, या कह सकते हैं वो अधिक सीखने की क्षमता रखता है, अधिक सीखने की जिज्ञासा रखता है। इस वजह से हम उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो सीधा जवाब रहेगा, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। अधिगम का अर्थ है सीखना, और सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से बालक हमेशा सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण को कैसा होना चाहिए? तो शिक्षण को नैदानिक एवं उपचारात्मक, ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। शिक्षण को नैदानिक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बच्चे के सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो परिवार से बच्चा सीखना शुरू करता है। सबसे पहले वो परिवार से शुरू करता है। तो जो प्राथमिक कारक होता है बच्चे के सीखने का, वो फैमिली होती है,
परिवार होता है। जैसे परिवार की भाषा होती है उसी तरह से बालक भी भाषा को सीखता है। अगर आप इंग्लिश में बोलते रहेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया और आपने उसको एक ऐसा परिवेश दिया है, एक ऐसा परिवार दिया है कि वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है? तो आपका बालक भी इंग्लिश बोलने लगेगा, उसे कोई ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या उसे कोई स्पीकिंग कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो परिवार का बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे की सीखने की शुरुआत परिवार से ही होती है। अगला देखिए, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर इसका हो जाएगा, बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? कौन-सी एज को हम टॉय एज या फिर खिलौने की आयु कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की एज या फिर टॉय एज कहते हैं। और ये पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसे हम पूर्व बाल्यावस्था में रखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो हमेशा बताया गया है कि चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, यानी कि बालक को हम केंद्र में रखते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक को दिया जाता है, बालक को केंद्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, शैशवा अवस्था में शिशु कैसा होता है? तो जो शैशवा अवस्था होती है उसकी एज 0 से 5, 0 नहीं कहते हैं, इसको जन्म से कहते हैं, ठीक है? तो जन्म से 5 वर्ष तक की जो एज होती है उसे हम शैशवा अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। और इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। अब आत्म केंद्रित का क्या अर्थ है? आत्म केंद्रित का अर्थ है बालक अपने में ही खोया रहता है। भाई उसको 0 से 5 वर्ष में क्या ही पता होगा, है ना? कि दुनिया कैसी चल रही है, क्या चीज़ कैसी है, उसको नहीं पता रहता है। वो आत्म केंद्रित रहता है, अपने में ही खोया रहता है। हालाँकि आज के बालकों के लिए ये बात सही मतलब नहीं वो होती है, क्योंकि आज के बालक मोबाइल देखते रहते हैं, ठीक है ना? तो 5 वर्ष का बालक जो है वो गाना गाने लगता है, ठीक है? और तरह-तरह की एक्टिंग करके दिखाने लगता है, क्योंकि पहले माताजी ने भी मोबाइल ही देखा है और बालक भी मोबाइल देख रहा होता है, ठीक है ना? तो वो आत्म केंद्रित नहीं रहता, उसको बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे पता चल जाती हैं। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें तो क्वेश्चन जो आपका प्रश्न पत्र होगा, उसमें अगर आपको देखने को मिलता है कि शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है, तो हम आत्म केंद्रित ही लगाएँगे। क्वेश्चन नंबर 27, 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो 5 से 12 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यावस्था में रखते हैं। याद रखना, इसी को गैंग एज कहते हैं, गैंग की आवश्यकता कहते हैं। इसी को गंदी अवस्था गंदी जो है आपकी एज कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा झूठ बोलने लगता है, ठीक है ना? बच्चा झूठ बोलने लगता है और गंदी आदतें जो है मान लीजिए जो मतलब जैसी संगत हो जाती है उसी तरह का उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि गैंग बनाने लगता है। गैंग का अर्थ है अपना समूह बना लेता है, ठीक है ना? तो जैसा समूह बनता है उसी तरह से उसकी अवस्था भी चेंज होती रहती है, उसकी आदतें भी बनती रहती हैं। इसी को गैंग एज कहते हैं, इसी को झूठ बोलने की एज कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसे माना जाता है? किसने अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किया था? तो आर्मस्ट्रांग को अन्वेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अन्वेषण विधि को ही हम खोज विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, देखिए। और इसके अलावा जो हम ईवीएस की वीडियो लेकर के आते हैं, इवन जो हम सीडीपी की वीडियो लेकर के आते हैं, जो आपकी डिटेल्ड वीडियो होती है वो अलग से बन रही है, ठीक है ना? तो ये आपकी वन लाइनर जो वीडियो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करते हैं और डिटेल्ड वीडियो में हम पूरा आपको समझाते हैं, जो कि हमने कल वीडियो जो अपलोड की थी, हिंदी की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। हिंदी वाली वीडियो देखिएगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको सारा समझाया है, इंग्लिश को सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, तो वो सारी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। चलिए, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर 6-7 स्टार लगा लीजिए, ये तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो जीन पियाजे जी को बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ये भी आपका स्टार मार्क वाला प्रश्न है। तो किलपैट्रिक महोदय को प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, किसकी भूमिका पूर्व बाल्य अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पूर्व बाल्य अवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन होता है बालक के लिए? तो वो माता पिता होते हैं। 3 से 5 वर्ष की जो एज होती है उसमें माता पिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है? और बाल्यावस्था में जैसे ही ये लोग आते हैं, बालक जैसे ही बाल्यावस्था में आता है तो इसके साथी और दोस्त जो होते हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथी और दोस्त जैसे मिलेंगे बाल्यावस्था में, बालक उसी तरह से आगे रिएक्ट करेगा। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष की जो एज है उसमें माता-पिता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। माता-पिता जो बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। ठीक है? तो पूर्व बाल्यावस्था में माता-पिता और बाल्यावस्था में साथी और दोस्त। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? तो कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। ठीक है, बाल्यावस्था यानी 5 से 12। तो 5 से 12 की एज को कॉल एवं ब्रूस ने जो है क्या माना है? अनोखा काल माना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अनोखा काल इसी को कहते हैं, गैंग एज इसी को कहते हैं, झूठ बोलने की एज इसी को कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल्या अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? देखिए आ गया ना मिथ्या परिपक्वता काल। तो बाल्या अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो रॉस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल होती है, यानी कि बच्चे इसमें झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो मिथ्या परिपक्वता का काल जो है बाल्यावस्था को माना जाता है। 5 से 12 साल इसकी एज होती है। 12 से 18 आपकी किशोरावस्था होती है और 0 से 5 जो है वो शैशवावस्था होती है। तीनों की एज आपको जरूर याद रखना, क्योंकि इस एज से भी एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा 101%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रस्मरण कहलाता है, याद रखना। इसे प्रस्मरण कहा जाता है कि विभिन्न तथ्य हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें भटक रही हैं, लेकिन आपको एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है, वो है आपका सिलेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान लगाना या फिर प्रस्मरण इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। इन तीनों विकास का अध्ययन जो है आपके बाल विकास में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे एमपी टेट वर्ग 3 में, जब पहले यह प्रश्न पूछा था, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है विकास बाल विकास में इन तीनों विकास का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में मानी जाती है? किस अवस्था को आत्म प्रेम की भावना माना जाता है? बच्चा खुद से प्यार करता है तो वो बाल्या अवस्था को माना जाता है। 5 से 12 साल तक की एज में बच्चा अपने आप का ध्यान रखना शुरू कर देता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो बाल्यावस्था को आत्म प्रेम की अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, शैशवावस्था में क्या प्रबल होता है? तो जो शैशवावस्था होती है उसमें जिज्ञासा प्रबल होती है। शैशवावस्था का मतलब है कि जैसे कि 3 से 5 साल, जैसे 5 साल के आसपास का बच्चा होता है तो आपसे प्रश्न पूछने लगता है कि ये तालाब में चाँद क्यों दिखाई दे रहा है? क्या चाँद 2 है? ठीक है? क्या 2 चाँद है? क्या 1 चाँद ऊपर 1 चाँद नीचे है? या फिर बंदूक से गोली चलती है, आवाज़ क्यों आती है? तो ऐसी सारी चीज़ें, ये जो आपका गाय है, ये गाय की पूँछ ही क्यों होती है? तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो शैशवावस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, बालक के अंदर सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। अगला देखिए, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? फैक्ट वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जन्म के समय बालक में कुल 370 हड्डियां होती हैं। देखिए 300 प्लस हड्डियां होती हैं, लेकिन आपके एमपी टेट यानी कि व्यापम के द्वारा 370 को सही माना गया है। ऑप्शन में अगर आपके 370 दिया गया हो तो 370 को ही आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो जन्म के समय बालक में 370 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किशोरावस्था का आरंभ कब से माना जाता है? स्टार्टिंग पूछा गया, ठीक है। तो किशोरावस्था का आरंभ 12 वर्ष से होता है और अंत 18 वर्ष पे होता है। देख लेना कि दिया क्या गया है। 12 वर्ष दिया गया है, 13 वर्ष दिया गया है, या फिर मतलब 12 से 18 के बीच की बात करें तो 12 और 13 ऑप्शन में अगर दिया गया आरंभ का, तो 12 और 13 में से ही एक होगा, ठीक है। और अंत का है, अंत की बात की जाए तो 17 और 18 में से एक होगा अंत की बात, ठीक है। तो शुरुआत 12 से होती है, अंत 18 पे होता है। अगला देखिए, विकास का संबंध किससे होता है? तो ये गुणात्मकता से विकास का संबंध होता है। गुणात्मकता का क्या अर्थ है? गुणात्मकता का अर्थ है गुणा। गुणा यानी मल्टीप्लाई, यानी कि विकास टाइम दर टाइम बढ़ता ही जाता है। बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता जाता है। या कहते नहीं, 2 का 2 में गुणा करो तो 4 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा करो तो 8 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो जो विकास है इसी तरह से वृद्धि करता रहता है, इसलिए विकास को हम गुणात्मकता से मापते हैं। विकास का संबंध गुणात्मकता से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। देखिए, वंशानुक्रम वंशानुक्रम माता-पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा कहा गया था कि जो वंशानुक्रम है वो माता-पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये किसने परिभाषा दी थी। तो ये इसीलिए आपको हम ये प्रश्न सीरीज करा रहे हैं, जिससे कि ये सारे प्रश्न एक बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाएँ। जब आपके एग्जाम में दिखें तो आप तुरंत इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएँ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसा वातावरण आपको मिल रहा है और कैसा आपका वंशानुक्रम है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने देखिए,
तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार सभी आयु में कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा अधिक। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आप बालिकाओं की जो है यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं और बालकों की बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल राइट फैक्ट है कि जो बालिकाएँ होती हैं, अब ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है ना? ड्राइंग तो अपनी ऐसी होती है। तो जो ये बालक हो गया, तो जो बालिकाएँ होती हैं इनकी जो याद करने की क्षमता होती है, वो बालकों से ज़्यादा होती है और केवल एक एज में नहीं, हर एज में ये इनकी याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इनका शब्द भंडार जो है वो ज़्यादा होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है एमपी टेट वर्ग 3 में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार कैसा होता है? तो अधिक होता है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विल्हेम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, देखिए। देखिए, तो एक विशेष उम्र में सामान्य बच्चों का रेंगना, चलना या बात शुरू कर देना किसका उदाहरण है? तो परिपक्वता का उदाहरण है। यही हमने आपको शुरुआत में बताया था कि एक विशेष उम्र में क्या होता है, बच्चे पहले रेंगना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? चलना शुरू कर देते हैं, फिर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? बच्चे में परिपक्वता आ रही है, बच्चा परिपक्व हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो इसी को हम परिपक्वता कहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। आंतरिक अंगों के निर्माण की शुरुआत और बाहरी भौतिक विशेषताओं का निश्चित रूप लेने की किस अवधि में शुरू होता है? यानी कि आंतरिक अंगों का निर्माण, ठीक है? आंतरिक अंगों का निर्माण का मतलब है जैसे कि आपका जो है हृदय हो गया, ठीक है? गॉल ब्लैडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें कब बनती हैं? और बाहरी भौतिक विशेषता यानी बाहर की चीज़ों से भी वो धीरे-धीरे सीखता है। उसको आवाज़ सुनाई देती है बाहर की, तो वो सोचता है क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है। तो ये कब से शुरुआत इसकी होती है? तो ये भ्रूण काल में इसकी शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा पेट में होता है, जब भ्रूण बनता है, उसी काल में इसकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले आपके हृदय का निर्माण होता है, फिर मस्तिष्क बनता है, इसी तरह से चीज़ें आगे की ओर बनती चली जाती हैं। तो आंतरिक अंगों का निर्माण भ्रूण काल में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बच्चों का अकेले सोने से इनकार करना किस प्रकार की भावनात्मकता का विकासिक मतलब किस प्रकार की भावनात्मक का विकास का लक्षण है? तो पृथक्करण की चिंता। अगर आप किसी बच्चे को रात में कहेंगे कि बेटा तुम अलग सो जाओ, हम अलग सो जाते हैं, तो तुरंत मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भावनात्मकता आ गई है कि अगर हम अलग सोएंगे तो हमको हौवा हौवा जो है उठा ले जाएगा, हौवा उठा ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में डर की भावना आ गई है। इस वजह से बालक अलग होकर के नहीं सोना चाहता है। इसको हम पृथक्करण की चिंता कहते हैं। उसको लगता है अगर हम अलग सो जाएँगे तो मम्मी कहीं चली जाएँगी या मम्मी मामा के घर चली जाएँगी, तो इसको क्या होता है, पृथक्करण की चिंता सताने लगती है, इसलिए वह अकेले सोने से इनकार करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की कौन-सी धारा 16 से 18 वर्ष के जघन्य बाल अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करती है? अब बहुत सारे लोग ऐसे होता है, अरे हमारी एज तो 18 साल से कम है, हम कोई भी अपराध कर देंगे, हमको दंड नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो धारा है, वो 16 से 18 वर्ष के जघन्य बाल अपराधियों को विशेष जो है कड़े जो है कह सकते हैं दंड देने की बात करती है। तो कौन-सी धारा है? वो धारा आपकी धारा 15 है, याद रखिएगा। 2015 की धारा 15 में ये कहा गया है कि अगर कोई बाल जघन्य अपराध करता है तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। 49 देखिए, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हमने बार-बार आपको बताया कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है समान अवसर सभी को प्रदान करना। एक ही छत के नीचे अलग-अलग जो मतलब कैटेगरी के छात्र होते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। अमीर छात्र भी यहीं पर पढ़ रहा है, विकलांग छात्र भी यहीं पर पढ़ रहा है, सामान्य छात्र भी यहीं पर पढ़ रहा है। तो इसे हम समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कहते हैं। सभी को समान अवसर यहाँ पर दिया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा। गणित का अध्ययन में होने वाली परेशानी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसमें अंकों का अध्ययन करने में परेशानी होती है। बालक जोड़ और गुणा भाग घटाना वगैरह नहीं कर पाता है, इसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ये 50 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण जो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में वन लाइनर की वीडियो टाइम टू टाइम अलग चलती रहेगी और डिटेल्ड वीडियो अलग चलती रहेगी। तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बाल विकास सीडीपी की जो पीवाईक्यू सीरीज नंबर 7 है, जो 7वें नंबर की वीडियो है, उसमें हमने डिटेल्ड वीडियो कराई है। लगातार हम डिटेल्ड वीडियो भी आपकी लेकर के आते रहते हैं और बीच-बीच में एक आध दो जहाँ पर 50 और 100 प्रश्नों को एक साथ कवर करना होता है, वहाँ पर हम वन लाइनर फैक्ट वाली वीडियो लेकर के आते हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वही वाले प्रश्न हैं, ठीक है? इसके अलावा पर्यावरण यानी कि ईवीएस की वीडियो भी कल हमने अपलोड कर दी, डिटेल्ड वीडियो, उसको आपको जरूर देख लेना है, ठीक है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। नीचे टेलीग्राम
चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, एक तरह का ग्रुप भी है, वहाँ पर आप अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं, प्रश्नों को भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल आपकी हिंदी की एक और वीडियो आएगी और बहुत सारे लोग इंग्लिश और संस्कृत का कमेंट कर रहे थे, तो आपने कौन सी लैंग्वेज ले रखी है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।